जैसे आपने कहा कि फ़ीमेल जो हैं वो भी ड्रग्स करती है, बुरी बात है, मेल भी ड्रग्स करते हैं, बुरी बात है। बुरी बात तो है, लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि एडिक्शन इज़ अ डिज़ीज़, ये एक बीमारी भी है। और यहाँ पे फ़ीमेल की अगर हम बात करें तो उसको लेके बहुत एक वियर्ड चीज़ समझी जाती है कि ये ड्रग्स यूज़ कैसे कर सकते हैं, और सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि इनके लिए तो ये है ही नहीं। जिस तरह ये जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जैसे आइस है, कोकेन है, जो पार्टी ड्रग्स जो पार्टीज़ में यूज़ होती हैं, उसमें मोस्टली टीन एज से लेके हमारी 35 40 तक जो है वो एज होती है। ठीक है, आप फिजिशियन के पास गए हैं तो वहाँ पे जो रेफरल सिस्टम है कि जो फिजिशियन है उसकी अब ड्यूटी है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करें, वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें, ताकि उनको अगर लग रहा है कि पेशेंट में कुछ एंग्जाइटी है, स्लीप प्रॉब्लम है, तो उनको मेरा ख्याल है ज़रूरत है इस चीज़ की, काउंसलिंग की। अगर आपको कोई फिज़िकल डिसऑर्डर है, कोई जिस्मानी बीमारी है, तब भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एक शीशे का पाइप होता है, उसके ज़रिए इसकी स्मोक बनाते हैं, स्मोक को इनहेल करते हैं, ठीक है। वो आग से उसके स्मोक और उसको इनहेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, वो पानी में मिक्स करते हैं और उसको इंजेक्ट कर लेते हैं। अब ये क्यों होता है कि वो अब जो इंसान एडिक्शन में चला जाता है उसको ये होता है कि जितनी जल्दी इसका असर हो जाए उतना बेहतर है। तो अगर आप इंजेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो बहुत जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो आपको फ़ौरन उसके इफ़ेक्ट जो है वो आ जाते हैं, जो आप चाह रहे हैं वो फ़ौरन। इसी तरह ऑरली थोड़ा टाइम लगता है, या जो आप स्नोट करते हैं जैसे स्मोक है उसको इनहेल करते हैं, उसका जो है वो एक्शन डिफरेंट है। तो ये इस तरह डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता है। जो है ये स्टिमुलेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो आपकी CNS जो हमारा ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर देते हैं, हाइपर एक्टिव और स्पीड बढ़ा देते हैं। इसका स्लैंग जो स्ट्रीट जो नेम है वो स्पीड भी है, आइस का, इसको स्पीड भी कहते हैं, कोकेन को भी स्पीड कहते हैं। है तो सेम क्लास, लेकिन इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो एक मैन्युफैक्चरिंग का भी है। जैसे जो आइस है ये मैन मेड ड्रग है, ये प्योरली केमिकल से बनाई जाती है। जैसे इसमें 3 केमिकल्स होते हैं जो मेनली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एम्फेटामिन है जो इसमें होता है, मेथैम्फेटामिन में, वो एक ऐसी ड्रग है जो ADHD बच्चों को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग इसको वेट मैनेजमेंट के लिए, और एक नार्कोलेप्सी डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान सोता रहता है, उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो एक ही पिल है और वो भी रेयरली इस्तेमाल होती है। तो पेरेंट्स को अगर जानना है तो वो देखें उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। आइस की हम बात करें या स्टिमुलेंट कोकेन की हम बात करें तो उसमें स्लीप जो है वो बहुत कम हो जाती है, उनकी स्लीप बिल्कुल सो नहीं पाते हैं। आइस में पेशेंट 72 आवर्स तक नहीं सो सकते, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हफ्तों वो नहीं सो सकते। तो नॉर्मल इंसान में ऐसा नहीं होता, ये बहुत क्लियर सिम्टम है। अगर ना सोए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, और भूख बिल्कुल नहीं लगती, इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बिहेवियर जो है वो ये है कि रात को जागेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा, छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, फैमिली के साथ जो है वो उनका बहस मुबासा बहुत हद तक चलता है। और फिर एक और चीज़ है कि इनमें अगर लॉन्ग टर्म यूज़ है तो पैरानोया बहुत होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और काफ़ी डिफरेंट होने जा रहा है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि जब भी हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स एडिक्शन की बात करते हैं, तो शायद वो सोसाइटल एक चीज़ बनी हुई है कि हमें हमेशा मर्द हजरात ही दिमाग में आते हैं, और कभी हमने ये नहीं सोचा कि लड़कियाँ भी ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं, या जो हमारी बच्चियाँ हैं वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल आजकल अनफॉर्चुनेटली कर रही हैं। और वो चीज़ शायद इसलिए इग्नोर हो रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जाता। हमारी बड़ी और चीज़ होती है। कभी देखें कि अगर लड़की सिगरेट पी रही होगी तो हमें बड़ा ऑड लगेगा, अगर लड़का सिगरेट पी रहा होगा तो हमें शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं काबिल बर्दाश्त लगती है कि बस ठीक है, मर्द सारे ऐसे ही होते हैं, मेजॉरिटी मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें जो है वो काबिल फ़िक्र हैं, काबिल गौर हैं, और उनका इलाज ज़रूरी है। सिर्फ सिगरेट्स की बात नहीं हो रही, बाकी जितने भी ड्रग्स हैं वो आजकल मैं देखती हूँ कि बड़े हमारे यंगस्टर्स में आम तौर पर पाए भी जा रहे हैं, इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं, और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी बड़ी आसान हो चुकी। क्या वजूहत है इनकी, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, और जो 2 स्पेसिफिक ड्रग्स जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, एक तो ये आइस और दूसरी कोकेन। हमें नाम सुनने को काफ़ी अक्सर और बेशतर मिलते हैं, लेकिन ये है क्या, बनती कैसे, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, जिसके ऊपर बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो है कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके साथ साथ सर्टिफाइड एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट मेरा भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि जो फीमेल्स में एडिक्शंस हैं ये क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं। वो जो एक बना हुआ है ना कि
स्ट्रेस है तो नशे कर लो, तो आपको स्ट्रेस है तो आप किसी और चीज़ का नशा करें, किसी अच्छी चीज़ का नशा करें, शॉपिंग का नशा करें, अच्छा खाना खाने का नशा करें, गो फॉर बेटर थिंग्स। सो मेरा सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुमेरा साहबा, मुझे बताइएगा, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि हमें बड़ा ऑड लगता है कि लड़की सिगरेट पी रही हो तो डेफिनेटली है तो गलत बात, जितनी मर्द के लिए गलत बात है उतनी ही खातून के लिए भी गलत बात है। ये एडिक्शंस होती क्यों हैं और फीमेल्स में आजकल इसकी क्या रेशो देखी जा रही है? जैसे आपने कहा कि फ़ीमेल जो हैं वो भी ड्रग्स करती है, बुरी बात है, मेल भी ड्रग्स करते हैं, बुरी बात है। बुरी बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि एडिक्शन इज़ अ डिज़ीज़, ये एक बीमारी भी है। और यहाँ पे फ़ीमेल की अगर हम बात करें तो उसको लेके बहुत एक वियर्ड चीज़ समझी जाती है कि ये ड्रग्स यूज़ कैसे कर सकते हैं, और सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि इनके लिए तो ये है ही नहीं। वो एक स्टिग्मा है ना इस चीज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं वो कि फ़ीमेल जो है उसको साइडलाइन कर देना ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना। और उनके लिए बुरी बात होने के साथ साथ ये भी होता है कि भाई इनका इलाज का भी हक़ नहीं है। अगर ये किसी ट्रीटमेंट सेंटर में चले जाते हैं या ट्रीटमेंट के लिए हम इनको लेकर जाते हैं एज अ फैमिली, तो लोग क्या कहेंगे? सो ये एक चीज़ हमेशा प्रॉब्लम बिल्कुल, ये एक हमेशा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ़ीमेल जो हैं वो ट्रीटमेंट से डिप्राइव हो जाती हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। एनीवेज़, जो ड्रग्स हैं वो तो एक बहुत हैरान कुन तौर पे बढ़ रहा है, ड्रग एडिक्शन बढ़ रही है पाकिस्तान में। अभी तो जो है तकरीबन 6.7 मिलियन जो लोग हैं पाकिस्तान में वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें 68% जो रेशो है वो मेल का है एंड 22% फीमेल का है। 2%? यस, तो बहुत बड़ी रेशो है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि फ़ीमेल तो इन चीज़ों में नहीं होंगी। एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग मी। मैंने जब पहली बार किसी खातून को सिगरेट पीते हुए देखा तो मुझे बड़ी शौक लगा था कि अच्छा, लड़कियां भी सिगरेट पी सकती हैं। और अब मैं देखती हूँ तो मतलब ये चीज़ें बड़ी आम हो रही हैं। इवन स्कूल के बच्चे बच्चियाँ या कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ तो इसको आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है स्कूल में स्पेशली। अभी जैसे जो ड्रग माफिया है उन्होंने स्कूल्स को, कॉलेजेस को स्पेशल टारगेट किया हुआ है, और उसमें चाहे वो लड़की है या लड़का है, दोनों ही एक लेवल पे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। उनकी स्टडी भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही होती है, ओवरऑल उनकी पूरी ज़िंदगी, जैसे कहते हैं ना, उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता उनको? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है। उनको क्या पता है कोकेन क्या है, आइस क्या है, बाकी ड्रग्स क्या है, उनके साइलेंट सिम्टम्स क्या हैं। तो जब तक अवेयरनेस नहीं होगी पेरेंट्स को या बच्चों को, तो वो खुद को कैसे बचाएंगे? एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर एक पिल है, जैसे कोई पार्टी पिल है, जो स्टिमुलेंट की बात करती हूँ, तो शुरू में तो नहीं पता होगा किसी बच्चे को कि ये किस लिए यूज़ कर रही है, इसके इतने एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो एक्साइटमेंट में इसको ले लेते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस चीज़ में फंस के रह जाते हैं और एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का, जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सुमेरा साहबा, मुझे ये बताइएगा कि क्या रेशो जो है या किस एज ग्रुप की लड़कियां जो हैं वो आपने देखी हैं, क्योंकि आप ऑफ कोर्स रिहैब सेंटर जो है वो भी चला रही हैं, तो मुझे बताएं किस एज ग्रुप के बच्चे बच्चियां जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरा फोकस स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स पे या लड़कियों पे इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा मर्दों की बात करते हैं, तो आज थोड़ा चाह रही हूँ कि वो चीज़ जो हमेशा इग्नोर हो जाती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ना फ़िक्र करें और उसको भी देखें कि इसको भी सामने आना चाहिए और इसका भी इलाज ज़रूरी है। क्या रेशो है ख़वातीन की, क्या रेशो है मिड एज की बच्चियों की, और क्या रेशो है यंग एज की? अच्छा, इसमें जिस तरह जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जैसे आइस है, कोकेन है, जो पार्टी ड्रग्स जो पार्टीज़ में यूज़ होती हैं, उसमें मोस्टली टीन एज से लेके हमारी 35-40 तक जो है वो एज होती है। लेकिन एक और चीज़, जैसे इंजेक्शंस हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, जो पेन किलर इंजेक्शंस हैं, उसमें थोड़ी बड़ी उम्र की ख़वातीन हमारे पास आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे उनकी लाइक हार्मोन चेंजिंग्स आते हैं, मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, या ओवरऑल देखें डोमेस्टिक इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, तो ख़ुद को जो है वो काम डाउन करने के लिए, स्ट्रेस से निकालने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स या पेन किलर इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं। कहीं ना कहीं ख़ुद को उन्होंने रिलैक्स करना है, और उनको भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब इस चीज़ में बहुत आगे तक निकल गए हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, अभी भी वो मौजूद हैं, तो वो कहती है कि मैं दिन में 7 से 8 इंजेक्शंस लगाती हूँ। और शुरू में तो उन्होंने इतने इंजेक्शंस नहीं लगाए, ज़ाहिर है 1 लगाया 2 लगाया, लेकिन क्या था कि बिल्कुल स्लोली वो चीज़ आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन जो है उसमें पाथवेज बन जाते हैं, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है और आपके विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट होना चाहते हैं
विड्रॉल सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब वो जो है वो रिलैक्सेशन की फीलिंग से वो आपकी ज़रूरत बन जाती है। एग्जैक्टली अच्छा सुमेरा साहब, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। जैसे आपने कहा स्लीपिंग पिल्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, अब ये तो हम नॉर्मली भी लेते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है तो शायद वो एक आध स्लीपिंग पिल ले ले, या फिर एट टाइम्स ये होता है कि आपको साइकेट्रिस्ट जो है वो भी सजेस्ट कर देता है कि आपको स्लीपिंग पिल लेनी चाहिए जब आप स्लीप डिप्राइव्ड हो या आपको इंसोम्निया शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसके साथ इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं, जब आप कभी बीमार हैं तो इंजेक्शन भी लिया जाए। क्या फ़र्क है इसको एज अ ड्रग ट्रीट करने में और एज अ मेडिसिन जो है वो इसको लेने में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, अब्यूज़ की बात हो रही है, आप अब्यूज़ करते हैं। अगर आपको एक तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ होनी ज़रूरी है कि ख़ुद से आप कोई भी मेडिसिन अब्यूज़ नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर जैसे सकते। हम पैनाडोल का आपको इस्तेमाल, किसने राइज़ेक का बिल्कुल इस्तेमाल बहुत करते हैं। बेदरेग हम इस्तेमाल करते हैं। किसने कहा है कि अगर आपको नींद नहीं आई, एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तो आपने स्लीपिंग पिल लेनी है? आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर लाइफ में कुछ ट्रांजिशन आ गई है, कोई स्ट्रेस आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप जाके बैठे उनसे बात करें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे काउंसलिंग लें। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन जैसे एक दिन नींद नहीं आई, 2 दिन नींद नहीं आई, आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाएं तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब जो इसके लेने का तरीका होता है, जैसे हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये वो बेहतर जानते हैं कि आपको कितनी डोज चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कैसे टेपर ऑफ करना है। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो, उसकी वजह से आपका स्लीप डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। तो आप जब किसी के पास, प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे तो फिर आप गलत मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम से निकलने के बजाय मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो ये कभी भी आपने स्लीपिंग पिल्स या पेन किलर्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डिस्कशन जो प्रोफेशनल है उनके साथ अपने नहीं लेनी। सही। अच्छा, जैसे आपने स्लीपिंग पिल्स की बात की, अब आई रिमेंबर कि कुछ अर्सा पहले, ठीक है, मेरी अम्मी को ज़रूरत पड़ी थी कि बहुत टाइम से वो नहीं सो रही थी, तो उनको किसी डॉक्टर ने कहा कि आप ना एक स्लीपिंग पिल ले लें। अब वो प्रॉपरली इस तरह थी कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी, बट बाय वर्ड ऑफ माउथ जो है उनको बोल दिया गया था कि आप स्लीपिंग पिल ले लें, और उन्होंने लिख के भी दे दी, एक टेक्स्ट मैसेज में लिख के दे दी कि आप ये ले लें। लेकिन जब हम गए तो हमें बहुत सारे जो फार्मेसी थी उन पर नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जब तक हमारे पास किसी एक पेपर पे रिटन नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। अब मुझे बताएं कि क्या कुछ ऐसी फार्मेसीज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस को भी चला रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही लोगों को दे रहे हैं, तभी तो लोग एडिक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, ब्लैक में मिल जाती हैं ये चीज़ें, उनको पता है कि, लेकिन अभी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हुई है, फिर भी हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। और बस इनके पीछे रीज़न वही होते हैं कि कुछ माली मामलात होते हैं, कुछ आपको पता है फाइनेंशियल जो रीज़न्स होती हैं उसकी वजह से लोग इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होनी चाहिए। खुद से कोई भी मेडिसिन आप नहीं दें। अगर हम बात करें ना आउट ऑफ कंट्रीज़ की किसी भी, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये चीज़ें लेना। और इवन दो कि वहाँ कोकेन या वीड इस तरह की चीज़ें फिर भी लोगों को अवेलेबल होती हैं, बट जो भी जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं या मेडिकेशन है तो वो प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, अदरवाइज़ वो उस चीज़ को आपको नहीं अलाउ ही नहीं करते, वो नहीं देते बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ हो। और वैसे भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स किस लिए हैं? अब यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि साइकेट्रिस्ट का होना, लाइक कोई भी मेंटल इश्यूज़ हैं, ज़रूरी है। एक जनरल फिजिशियन उसको उस चीज़ को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने कहा, कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, या वैसे आपको एक्साइटमेंट भी, समटाइम एक्साइटमेंट की वजह से भी आपको नींद नहीं आ रही होती। मतलब आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम रीज़न क्या है। तो रीज़न तक पहुंचना और सही प्रोफेशनल के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनफैक्ट ये कहती हूँ कि ठीक है, आप फिजिशियन के पास गए हैं तो वहाँ पे जो रेफरल सिस्टम है कि जो फिजिशियन है उसकी अब ड्यूटी है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करें, वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें, ताकि उनको अगर लग रहा है कि पेशेंट में कुछ एंग्जाइटी है, स्लीप प्रॉब्लम है, तो उनको मेरा ख्याल है ज़रूरत है इस चीज़ की, काउंसलिंग की। अगर आपको कोई फिजिकल डिसऑर्डर है, कोई जिस्मानी बीमारी है, तब भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि एक्सेसिव यूज़ जब किसी चीज़ का हो जाए, ठीक है, तो वो एब्यूज़ में आता है और वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में, मेरे समेत, ये सवाल भी आता है कि जब मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ फॉर एग्जांपल, और वो मुझे स्लीपिंग पिल्स रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, तो क्या उससे भी मुझे एडिक्शन हो जाएगी? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते भी सुना है कि साइकेट्रिस्ट के पास मत जाओ, तुम्हें स्लीपिंग पिल्स मिलेंगी, फिर तुम्हें उनकी आदत हो जाएगी और तुम्हें आम रूटीन में सोने की आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लाइक जो अपनी नींद आती है आपको विदाउट मेडिसिन, वो हैबिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये जो मिथ्स हैं ये सिर्फ मिथ्स हैं या वाकई इनमें सच्चाई है?
देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल कैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं, सारे के सारे आपको सही तरह से गाइड करेंगे। एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट जो होता है उसको पता है कि अगर स्लीप के इश्यूज़ हैं तो उसके लिए मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है और कब तक देनी है। ऐसा नहीं होता कि सालों साल आपको दे रहे हैं इस तरह से। आपने प्रॉपर विजिट करने होते हैं और मेडिसिन वो उनको पता है कि किस तरीके से टेपर ऑफ करनी है। अब स्लीप प्रॉब्लम कम है तो अब मेडिसिन चेंज करनी है, क्या करना है, तो वो ऐसा नहीं होता। और उसके साथ एडिशनल मेडिसिन भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। लाइक ये तो नहीं है कि सिर्फ स्लीपिंग पिल, ये मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो नींद की गोलियां दे देते हैं। और वो खैर, मैं तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे बात करूँगी कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते भी हैं और उनको लगता है कि प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं है, प्रॉपर काउंसलिंग से ही या बेहतर हो जाते हैं, तो वो रेफ़र कर देते हैं, वो प्रिस्क्राइब नहीं करते। हर केस में ऐसा नहीं होता। और साथ उसकी कुछ ऐसी मेडिकेशन भी मिलती हैं जो डिप्रेशन की मेडिसिन एंटीसाइकोटिक होती हैं, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर करने के लिए। तो वो ऐसा नहीं है। बस ये है कि हम एज अ पॉपुलेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम चीज़ों को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं सुनी सुनाई बातों पे। हम खुद से डॉक्टर भी बिल्कुल, बनते हैं। वो किसी सेल्फ मेडिकेशन, तो हम कहते हैं पैनाडोल ले लो, ठीक है। या अगर मुझे किसी मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन मिली है और मुझे वो सूट कर गई है तो मैं आगे 10 लोगों को बताऊंगी कि हाँ, मेरा सर दर्द तो इससे ठीक हुआ था, आप भी लें, आपका भी ठीक हो जाएगा विदाउट कंसल्टेशन। ये डिपेंड करता है आपकी एज, आपका वेट, आपकी रीजंस, आपकी बीमारी, सबके लिए सब मेडिकेशन नहीं है सूटेबल। प्रॉपर कंसल्टेशन बिल्कुल वो ज़रूरी है। चाहे कोई भी आपको डिजीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है, या मेंटल हेल्थ का है या फिजिकल हेल्थ का। अच्छा, अब हम आ जाएंगे एडिक्शंस के ऊपर। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि मेरा मेन फोकस ये होगा कि आइस और कोकेन। अब मैंने तो, या मेरे साथ समेत बहुत सारे लोगों ने आइस जो सुनी होगी तो वो बर्फ़ वाली सुनी होगी, इसके अलावा पता नहीं होगा। लास्ट हमने एक सेशन किया था और उनसे हमें पता चला था कि आइस जो है वो एक प्रॉपर ड्रग है जो कि एक्सपायर्ड मेडिसिन से बनती है, जिससे मुझे काफ़ी शौक भी लगा था कि हाँ, मतलब एक तो मेडिसिन और उसके बाद एक्सपायर हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये आइस और कोकेन है, क्या इनमें डिफरेंस क्या है और किस हद तक ये इफ़ेक्ट करती है? आइस तो एक स्ट्रीट नेम है। जैसे अभी तो वैसे कॉमन हो गया है कि आइस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको हम क्रिस्टल मेथ कहते हैं, जो कॉमन टर्म यूज़ होती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेथएम्फेटामिन है। अच्छा, थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये भी बताइएगा कि ये दिखने में कैसी लगती है? बिल्कुल, मैं ताकि पेरेंट्स के लिए आसानी हो जाए कि अगर बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसको रोकना कैसे? बिल्कुल उसी तरफ मैं जा रही हूँ। अब पहले हम बात करते हैं आइस की। आइस जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे क्रिस्टल्स की तरह ये होती है, जिस तरह चीनी है, यस, और उस तरह ये दिखती है। पाउडर फॉर्म में भी होती है। तो ये दो तरह से आती है। अब इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत बिटर होता है, लाइक बहुत कड़वा सा टेस्ट होता है। जैसे मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं, उनकी जो ड्रग हिस्ट्री जब हम ले रहे होते हैं तो वो इन चीज़ों को बता रहे होते हैं कि बहुत बिटर होता है, इसकी ये शेप होती है। अब पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्रिस्टल की तरह की कोई भी चीज़ उनको नज़र आ रही है या पाउडर फॉर्म में नज़र आ रही है तो वो कोकेन या आइस हो सकती है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अब लेने का तरीका क्या होता है, आइस जो होती है ये ऑरली भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको निगल लेते हैं, खा लेते हैं, या इसको जो एक शीशे का पाइप होता है उसके ज़रिए इसकी स्मोक बनाते हैं, स्मोक को इनहेल करते हैं। ठीक है, वो आग से उसके स्मोक और उसको इनहेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, वो पानी में मिक्स करते हैं और उसको इंजेक्ट कर लेते हैं। अब ये क्यों होता है कि वो, अब जो इंसान एडिक्शन में चला जाता है उसको ये होता है कि जितनी जल्दी इसका असर हो जाए उतना बेहतर है। तो अगर आप इंजेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो बहुत जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो आपको फ़ौरन उसके इफ़ेक्ट जो है वो आ जाते हैं, जो आप चाह रहे हैं वो फ़ौरन। इसी तरह ऑरली थोड़ा टाइम लगता है, या जो आप स्नोट करते हैं जैसे स्मोक है उसको इनहेल करते हैं, उसका जो है वो एक्शन डिफरेंट है। तो ये इस तरह डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता है। तीन तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। खा भी सकते हैं आप इसको, बाय स्नोटिंग भी होती है जी, इनहेल भी करते हैं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं। सही, यानी इन तीन तरीकों से अगर किसी भी बच्चे को इस्तेमाल करते हुए देखें तो फिर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके बाद कंसल्ट करना जरूरी जी। आइस और कोकेन में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों जो है ये स्टिमुलेंट्स हैं। स्टिमुलेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो आपकी CNS, जो हमारा ब्रेन है, उसकी एक्टिविटीज़ को स्पीड अप कर देते हैं, हाइपर एक्टिव और स्पीड बढ़ा देते हैं। इसका स्लैंग जो स्ट्रीट जो नेम है वो स्पीड भी है आइस का, इसको स्पीड भी कहते हैं, कोकेन को भी स्पीड कहते हैं। है तो सेम क्लास, लेकिन इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो एक मैन्युफैक्चरिंग का भी है। जैसे जो आइस है ये मैन मेड ड्रग है, ये
प्योरली केमिकल से बनाई जाती है। जैसे इसमें 3 केमिकल्स होते हैं जो मेनली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एम्फेटामिन है जो इसमें होता है, मेथैम्फेटामिन में, वो एक ऐसी ड्रग है जो ADHD बच्चों को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग इसको वेट मैनेजमेंट के लिए, और एक नार्कोलेप्सी डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान सोता रहता है, उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो एक ही पिल है और वो भी रेयरली इस्तेमाल होती है। तो मेथैम्फेटामिन में ये केमिकल होता है जिसको हम क्रिस्टल मेथ या आइस कहते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें बहुत डिफरेंट किस्म के एसिड्स होते हैं, और जो हमारी फ्लू या कोल्ड की मेडिसिन होती है जिसमें जो कंजेस्शन है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं देखते, तो जिसकी आपने बात की कि एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है। तो ये डिफरेंट जो केमिकल है इसका कम्बिनेशन होता है। मैन मेड ड्रग्स है, आप इसको एक तरह से शैतानी नशा भी कह सकते हैं कि इंसान ने इसको खुद बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि वर्ल्ड वार 2 में जो है वो आर्मी को, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस रिसेंटली आए हैं, लाहौर का केस है, इस्लामाबाद का उनके केस है, और कराची का कि जिसमें किसी ने अपनी जो है वो दोस्त को कत्ल कर दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को काट दिया, और उसके बाद उनको कोई गिल्ट भी नहीं होता। बाद में पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इन्होंने आइस के ड्रग्स यूज़ किया हुआ था, तो उस टाइम उनको समझ ही नहीं आती। तो वर्ल्ड वार 2 में आर्मी को ये दी गई ताकि वो सिर्फ लड़े, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता था कि उनको भी कोई नुकसान हो सकता है, या उनको भी जो है वो कुछ चीज़ चाहिए। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती थी और इतना ज़्यादा अग्रेशन बढ़ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत सारे क्राइम्स या मर्डर इसकी वजह से हो जाते हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इसको यूटिलाइज करूँ, तो डेफिनेटली आप उसमें गलत इकदाम ही एग्जैक्टली आप उठाते हैं। इसमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी जो मोटर मूवमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो ये स्पीड अप करता है इस चीज़ को। तो प्योरली केमिकल बेस्ड है। अब अगर हम कोकेन की बात करें तो वो प्लांट बेस्ड है, लेकिन इस कोका प्लांट है, उसके लीव्स को ड्राई करके और उसको प्रोसेस करके ये बनाया जाता है, और वो भी पाउडर फॉर्म में होता है। और एक क्रैक कोकेन होती है जो रॉक्स की तरह होती है, उसमें फिर वो डिफरेंट जो बेकिंग सोडा मिक्स करके, और बस ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि वो जो नशे का आदी हो गया वो उसके इफेक्ट को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि जल्दी ये कितनी पोटेंट हो सकती है, उसके लिए वो कुछ भी जतन करते हैं। और ये भी करते हैं कि डिफरेंट जो ड्रग्स है उसका कम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। अब ये देखें कि ये सब चीज़ें जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ब्रेन के साथ क्या हो रहा है, ये ब्रेन को आपको कितना डैमेज कर रही हैं, फिज़िकली आपको कितना डैमेज कर रही हैं। आपको उस चीज़ की उतनी ज़रूरत ही नहीं है। एक नेचुरल डोपामीन तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। जब आप इस्तेमाल करते हैं आपको सडन हिट मिलता है, सडन जो है वो आपका डोपामीन इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है कि आप तो वो रहते ही नहीं हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कुछ यंगस्टर्स से कि जब आप ड्रग्स लेते हैं तो आप बड़े खुश रहते हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है, और इसलिए शायद वो एक दूसरे को सजेस्ट भी कर रहे होते हैं। लाइक डिफरेंट हम ड्रामास में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, इवन शॉर्ट फिल्म्स में या वीडियोस में भी देख रहे होते हैं कि एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि इस ड्रग का इस्तेमाल करें तो तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा रहेगा, यू विल बी फ्रेश, और वो मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने स्मोकिंग करते हुए या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए तब भी देखा है जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तो दे बिलीव कि इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है। क्या वाकई इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है? स्ट्रेस इससे रिलीज़ नहीं होता। इनफैक्ट आप कुछ टाइम के लिए इस्केप करते हो उस सिचुएशन से। सिचुएशन तो वहीं की वहीं होती है, बट आप उस चीज़ को कैसे परसीव करते हो। जैसे आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, आप यूफोरिक फीलिंग फील कर रहे हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप हैप्पी हो, आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, बट इन रियलिटी प्रॉब्लम्स तो वहीं के वहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, यही होता है कि टीन एज में वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करो, आप भूल जाओगे, उन फीलिंग्स से निकल जाएंगे, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग होता है। बट इन रियलिटी आप देखते देखते उसके आदी हो जाते हैं और आपके क्राइसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो स्ट्रेसर तो कहीं दूर निकल जाता है, उससे और ज़्यादा स्ट्रेसर्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। सही। यंगस्टर्स में क्या इंडिकेशन है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में कोई बच्चा है तो आई वॉन्ट बी एबल टू नो कि ये ड्रग्स का इस्तेमाल कर लें अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसके पास वो चीज़ देख ना लूँ, ठीक है। क्या इंडिकेशंस हैं, क्या इस तरह के साइंस जो है वो सामने नज़र आए तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चे को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना ज़रूरी है। देखिए, जो आइस ड्रग ऐसा ड्रग है ये कभी छुप नहीं सकता। ये इतना इसका शदीद अफेक्ट होता है आपके जहन पे, आपकी बॉडी पे, कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। बहुत आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि जब आपने कोई इंटॉक्सिकेशन में होता है पेशेंट, जब उसने लिया, अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो उसका ड्राई माउथ होता है, बहुत ज़्यादा बातें करना, एक जगह पे टिक के बैठना। अगर फॉर एग्जांपल आप उनके साथ बैठ जाएं तो आप एक नॉर्मल पर्सन उनकी एनर्जी को
नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता, उनकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकता, वो आपको ड्रेन कर देते हैं। आप उनके साथ बैठ ही नहीं सकते क्योंकि वो जो बातें होंगी वो वियर्ड होंगी, बिहेवियर अजीब सा होगा और उनकी एग्रेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बातें हैं और ऐसी बातें हैं जिनका कोई आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वैसे जो साइंस होते हैं जैसे ड्राई माउथ है, आपके जो प्यूपल हैं वो बहुत डायलेट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जो बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, जैसे टिक्स होते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी आइज़ ब्लिंक कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके आइज़ के। इसके साथ साथ देखें कि उनका जो ओवरऑल बिहेवियरल इश्यूज़ अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को अगर जानना है तो वो देखें उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। आइज़ की हम बात करें या स्टिमुलेंट कोकेन की हम बात करें तो उसमें स्लीप जो है वो बहुत कम हो जाती है, उनकी स्लीप बिल्कुल सो नहीं पाते हैं। आइस में पेशेंट 72 आवर्स तक नहीं सो सकते और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हफ्तों वो नहीं सो सकते। तो नॉर्मल इंसान में ऐसा नहीं होता, ये बहुत क्लियर सिम्टम है। अगर ना सोए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन यस, और भूख बिल्कुल नहीं लगती, इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बिहेवियर जो है वो ये है कि रात को जागेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होगा, छोटी छोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, फैमिली के साथ जो है वो उनका बहस मुबासा बहुत हद तक चलता है। और फिर एक और चीज़ है कि इनमें अगर लॉन्ग टर्म यूज़ है तो पैरानोया बहुत होता है, जैसे शक करना, इनको ये लग रहा होता है कि लोग जो हैं ये इनके पीछे लगे हुए हैं, इनके लिए साजिश कर रहे हैं, इनको मारना चाहते हैं। अब ये कैसे होता है कि जब ये मर्डर करते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, और मर्डर किन का होता है, अपनी ही फैमिली मेम्बर का। तो उनके ये होता है कि कहीं ना कहीं वो बचा रहे होते हैं खुद को, या उनके पीछे डिलूजनल थिंकिंग चल रही होती है कि ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो उसी चीज़ में जो है वो बहुत गलत कदम उठा बैठते हैं। तो इस हद तक जो है वो आइस आपके लिए डेंजरस है और बहुत क्लियर इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उनका किसी भी करीबी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा सकते हैं, ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है वो किस ड्रग में इन्वॉल्व है। सही। अच्छा सुमेरा साहिबा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है, जैसे हमने शुरू में बात की कि ख़वातीन में जो ड्रग्स का इस्तेमाल है उसको एक किस्म का एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, हमें लगता ही नहीं है कि ख़वातीन जो है वो हमारी सोसाइटी में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकती है। मुझे ये बताइएगा कि किस फैमिली बैकग्राउंड की बच्चियां जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, और किस मैं बोलूँगी एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कि तो हमें मोस्टली जो देखने को मिलता है वो हमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलती है। क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में ही ड्रग्स का इस्तेमाल है, या कॉलेज और स्कूल लेवल के बच्चे भी अब इस चीज़ से जो है वो मैं बोलूँगी कि फेमिलियर होते जा रहे हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना, और उनके लिए अवेलेबिलिटी या एक्सेस भी ईजी है? देखिए, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट रीज़न हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूथ की तो स्कूल और कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे ज़ाहिर है इस एज में बच्चे पेरेंट्स की कम ही बात मानते हैं, वैसे वो हार्मोनल चेंजिंग से गुजर रहे होते हैं, और आपको पता है अब नए नए आपको आज़ादी चाहिए होती है, अब इस तरह की चीज़ें होती हैं, यस वो एज ऐसी होती है, तो उसमें इस एज को टारगेट करते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अगर किसी वजह से वो नहीं भी आ रहे हमारे पास, तो ये तो टाइम गुजर चुका होता है, बट जो ऑनसेट होता है वो इसी एज में ज़्यादातर होता है। जो टीनेजर होते हैं स्कूल कॉलेज में, वहीं से ये स्टार्ट लेते हैं। तो आइस की जब हम बात करें, वो तो इतना टाइम फैमिली के पास बच्चा रह ही नहीं सकता विदाउट ट्रीटमेंट, तो हमारे पास आइस के पेशेंट बहुत यंग एज में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं, जैसे मैंने स्लीपिंग पिल्स की बात की है, इंजेक्शंस की बात की, तो वो थोड़ी बड़ी उम्र के, या ओपियोइड्स जो है जैसे हेरोइन का नशा है, तो वो क्योंकि स्लोली पेशेंट इस्तेमाल किया और वो कहीं किसी कोने में जाके बैठ जाता है, वो खुद को अलग थलग कर लेता है। बट आइस के जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, इसके केस में ऐसा नहीं होता, वो आपको शोर करके बता रही होती है कि आपका बच्चा जो है वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं आपके लिए नाक में दम कर दूंगा। तो इसलिए जो है वो बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है, सिम्टम्स है उनको कैच कर निगलेक्ट बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इट्स पोटेंशियली फेटल, आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा, अब मुझे अगर लगता है कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे फॉर एग्जांपल पता भी चल गया और ये भी पता चल गया कि किस किस ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये नहीं पता चला कि किस ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, बट एटलीस्ट ये पता चल गया कि बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है, हाउ टू चूज़ अ सूटेबल रिहैब सेंटर? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि रिहैब सेंटर में अगर आप अपने बच्चे को दाखिल करवाएंगे तो वो ज़्यादा जो है वो साइकोटिक हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इस तरह के मैं बोलूँगी वो इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, जिनको देखना चाहिए, और उसके बाद उस रिहैब सेंटर का इंतखाब करना चाहिए अपने बच्चे के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होता है कि सम टाइम वो ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चा जब वो और बीमार हो के आ जाता है, तो इसमें ये कि आपको कुछ
इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की ज़रूरत है किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से। सबसे पहले आप देखें कि क्या वो इदारा जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। अगर पंजाब में है तो पंजाब हेल्थ केयर जो भी उनकी वो है एजेंसी है उससे रजिस्टर्ड है, पहली चीज़। दूसरा ये कि उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो मौजूद हैं। जैसे अगर एक एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल प्रोफेशनल का होना एट द सेम टाइम ज़रूरी है, जिसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आलमदीन होते हैं, एडिक्शन काउंसलर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो इन सब लोगों का होना एक ही छत के नीचे बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट। फिर उसके अलावा आपने देखना है कि अकोमोडेशन कैसी है, आपका जो है वो उनकी आपको हैंडलिंग, जैसे फैमिली को इन्वॉल्व करना, आप फर्स्ट मीटिंग में आपको अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि ये प्रोफेशनल्स हैं, अकोमोडेशन में क्या है कि वहाँ पे जिम की सहूलत मौजूद है ताकि वो फिज़िकली ख़ुद को कैसे फ़िट रख सकें। वहाँ पे जो है वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर चीज़ें की जा रही हैं, उनका रूम, उनकी अकोमोडेशन कंफर्टेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी न्यूट्रिशन, कि उनका जो खाना दिया जा रहा है ये वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिकेशन, जैसे फर्स्ट जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो मेडिकेशन, राइट मेडिकेशन का होना ज़रूरी है, और वो जाहिर है आपको साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, साइकेट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो मैंने देखा बहुत सारे रिहैब सेंटर में वो कहते हैं एक डॉक्टर है, ऐसा नहीं होता। तो मल्टीपल प्रोफेशनल्स, अकोमोडेशन, काउंसलिंग की क्वालिटी क्या है और फैमिली को कितना इन्वॉल्व किया जाता है, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम जाके, अगर आपने किसी रिहैब सेंटर में अपने बच्चे को एडमिट करवाया है, टाइम टू टाइम जाके आप चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चे की वो निगहदाश्त या वो ख्याल रखा जा रहा है जो ज़रूरी है या नहीं? या फिर कुछ रिहैब सेंटर्स वाले ये कहते हैं कि अगर आप ऑन एंड ऑफ बच्चे से मिलने आते हैं तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो इतनी केयर की जा रही है और सब कुछ किया जा रहा है उसके बाद वो इमोशनली ज़रा वीक हो जाता है, या फिर फैमिली भी ज़रा इमोशनली वीक हो जाती है उस चीज़ को लेके। क्या ज़रूरी है कि जाया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, या फिर जिस रिहैब में आपने अपने बच्चे को एडमिट करवाया जाए उसके ऊपर फुली ट्रस्ट किया जाए? देखिए, फुली ट्रस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पहले पैरामीटर्स क्या है, जो चीज़ें आपने देखी हैं। बट ऐसा नहीं होता कि मीटिंग्स नहीं होती या आपको वो जो है आप चेक नहीं कर सकते। वो प्रॉपर एक स्केड्यूल होता है जिसमें फैमिली के साथ मीटिंग्स करवाई जाती हैं। फर्स्ट बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली एडिक्शन ऑल्सो इज़ अ फैमिली डिजीज़। जब वो यहाँ से जाएंगे तो उन्होंने फैमिली के साथ जो है उसकी हैंडलिंग होगी, टाइम गुजारना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा ये है कि हम जब पेशेंट्स एडमिट करते हैं तो हम प्रॉपर फैमिली के काउंसलिंग भी करते हैं, उनको हम बताते हैं, टाइम देते हैं, वो पेशेंट से मिलते हैं, फिर वो साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं ताकि उनको साथ साथ प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। अब होता ये है कि जब पेशेंट है एक फैमिली में जो ड्रग एडिक्शन में है, वो सब उसके साथ इश्यूज़ हैं, तो फैमिली भी सफ़र कर रही होती है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक जो टॉक्सिक पर्सन है या बीमार पर्सन है उसको हैंडल करना, वो खुद भी बीमार हो जाते हैं, तो उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो रिहैब सेंटर में ये चीज़ें होती हैं कि फैमिली की काउंसलिंग, उनकी प्रॉपर मीटिंग सुपरविजन में या सुपरविजन के बगैर वो डिज़ाइन की जाती हैं, और उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। वन लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि जैसे शुरू में जिक्र किया कि ख़वातीन लेती हैं तो हमारे लिए वो एक टैबू कंसिडर किया जाता है, क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी ये एक, वो कहते हैं ना, अनएक्सेप्टेबल सी चीज़ रहती है, और शायद इसीलिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए इग्नोर्ड रहता है, और वहाँ की जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो रिहैब्स की तरफ नहीं आते या रुजू नहीं करते, और इसलिए ये चीज़ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन? देखिए, ये ड्रग्स तो हर क्लास में यूज़ हो रहे हैं, मिडिल क्लास में भी यूज़ हो रहे हैं, लोअर क्लास में भी और हाई क्लास में भी, डिपेंड करता है कि ड्रग्स कौन सा है। तो उसमें ये कि निगलेक्ट होते हैं, शायद वो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। जैसे अभी मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वो कहते हैं बच्चा नशे में हो गया ना, बेकार हो गया, अभी हमारे काम का नहीं रहा। आपने देखा, आप कहीं जाएँ तो ब्रिज पे कितने बच्चे और कितने वो डिसऑन कर देते हैं, वो कहते हैं अब चले जाओ, अब आप यस वो निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एडिक्शन इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, और हर तरह की कैटेगरी मौजूद है। अगर ऐसे बहुत ठीक है लग्जरियस रिहैबिलिटेशन सेंटर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए ऐसे भी रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ पे आपको बड़े कम जो है वो पैसों में ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जा रहा है। इवन कि हम भी ऑफ़र करते हैं कि हमने एक वो रखा हुआ है कोटा के कुछ 5 से 10 लोगों का जो है फ्री में ट्रीटमेंट करना है, या उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना है, जिससे ज़कात पैकेज होता है। तो ये सब रिहैबिलिटेशन सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पॉपुलेशन को इग्नोर ना करें ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी पेरेंट्स के लिए भी ये है कि वो जो है ऐसा मत कहें कि अब ये ड्रग इस्तेमाल कर रहा है तो अब ये बेकार हो गया। बाकी जितने भी फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कभी आपने देखा है कि उसमें कहा हो कि नहीं जी अब हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग एडिक्शन को डिजीज़ ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये एक क्राइम है, ये बुरी चीज़ है, तो बस ये इसके ऊपर इसका इलाज कराना मतलब पैसे ज़ाया करना, और उसका इलाज घर में ऐसे किया जाता है कि मार पीट के बच्चे को नहीं, छुड़वाने की बहुत कोशिश रॉन्ग। की तो वो आप एकदम जब
उसको ड्रग्स नहीं प्रोवाइड कर रहे होते तो विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो लिथल हैं, उसकी वजह से बच्चे की जान जा सकती है। सही। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम पेरेंट्स को और यंगस्टर्स को भी? अच्छा, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो इलाज है ना वो यही है कि आप ड्रग्स कभी भी इस्तेमाल मत करें। फर्स्ट यूज़ जो है वही डेंजरस साबित होता है। पहला स्टेप जो है वो आपको एहतियात कहीं ना इलाज से कहीं बेहतर है। कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्शन में ले जाएगा, ये बहुत बेहतर है। और अगर आपको लगे कि आपका कोई भी इर्द गिर्द बच्चा या इस तरह एडिक्शन में चला गया है या अब्यूज़ कर रहा है तो उसका बर वक्त जो है वो ट्रीटमेंट कराएं ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके। सही। सुमैरा साहबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इट वाज लवली हैविंग यू हेयर, और बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे जैसे यंग लोगों के लिए भी क्लियर की हैं जिनको शायद वो चीज़ें बस सिर्फ या तो किताबों में या ड्रामों में या फिल्मों में ही देखने को मिली है। तो डेफिनेटली हमारे लिए एक आसानी हो गई है कि अगर इर्द गिर्द हम किसी भी इस तरह के बच्चे को देखते हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मैयर लें और इसको इस सब से सेव करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बैठ के हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, और हमें अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारे तमाम तर सोशल मीडिया पे अपना फ़ीडबैक आप दे सकते हैं, मैसेज सेक्शन में भी दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई विश लिस्ट है कि किसी गेस्ट को बुलाया जाए तो वो भी हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।